तो दोस्तों स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे बड़े इम्पॉर्टेंट हेल्थ से रिलेटेड मुद्दों पर और होम्योपैथी पर। तो बड़े सारे मिथ्स थे, बड़ी सारी चीज़ें थी जो हमें होम्योपैथी के बारे में नहीं पता थी, तो हमने सोचा उसे क्लियर करा जाए। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं डॉक्टर तान्या बख्शी को, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं बैक्सन फार्मास्यूटिकल एंड ड्रग्स की। तो अब यही सारे मिथ्स और सारे जो भी प्रॉब्लम्स फंडे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर करेंगे आज। सो वेलकम डॉक्टर तान्या। थैंक यू। बस मैं अभी अपनी पॉकेट से सारे फंडे निकाल रही हूँ, डोंट वरी, अभी निकाल रही हूँ, अभी। अब आपने पढ़ाई करी है तो आप हमें अच्छे से बता सकते हो इन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले जो हमारे मन में डाउट आता है ना होम्योपैथी को लेकर या होम्योपैथी ट्रीटमेंट को लेकर, वो ये आता है कि यार ट्रीटमेंट बड़ा स्लो है। हालांकि वो मीठी मीठी गोलियों से हम होम्योपैथी को जानते हैं और हमारे पेरेंट्स और ने बचपन में हमें खिलाया भी है, खुद भी खाया और रिजल्ट्स हम सब ने देखे हैं। बट ये कहा जाता है कि बहुत स्लो है प्रोसेस। इसमें घर वालों का होता है कि घर वाले फिर भी ओके हैं, लेते हैं होम्योपैथिक दवाई, बट यूथ का यही रहता है कि भाई रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट जल्दी नहीं दिखता। बेसिकली तो पता भी नहीं है कि होम्योपैथी के पास भी ट्रीटमेंट के लिए जाना होता है। सबको ये है कि भाई 2 दिन दवाई खाई, 3 दिन का कोर्स करा, चीज़ें सॉर्ट करी, और पर हमें ये भी पता है कि उन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स भी बहुत हैं। और थोड़ा ना देख के भी लगता है इतनी सी गोली से क्या होगा, कि छोटी सी होती है। हमें आदत है ना मोटी मोटी पिल्स लेने की, साइड इफेक्ट हो तो समझ में आए खाया है कुछ, है ना, आदत वो है। तो पहले तो आप ये बताओ कि क्यों होम्योपैथी स्लो है, क्या है भी या नहीं? सो इट्स अ वेरी बिग मिथ दैट होम्योपैथी एक स्लो एक्टिंग ट्रीटमेंट है। ये सबसे बड़ा मिथ है जो आई थिंक आज इस पॉडकास्ट से ब्रेक हो जाएगा। The reason is, if we give the right medicine, homeopathy can too treat acute diseases. I have seen patients in my own clinic. We've seen it various times. Acute diseases, acute diarrhea. You know, patient is saying, I'm coming, but I need to go to the toilet and dawai di. And she's saying, but how is it possible that my diarrhea is not coming, which was there 2 minutes before? So how is it, if you give the right medicine, if you take the right medicine, cure is possible. It is just that when हम अपनी generation से बात करें ना, तो हमारी जनरेशन को क्योर येस्टरडे चाहिए, आज भी नहीं, अभी भी नहीं, येस्टरडे। क्योंकि हमारे पास पेशेंस तो ज़ीरो है, टाइम उससे भी ज़ीरो है और अपने लिए टाइम उससे भी ज़ीरो है। तो वी डोंट हैव द पेशेंस टू इवन थिंक यार 2 रेमेडी लूँ, 2 बार ये ग्लोब्यूल्स ले लूँ, उससे बेटर है कि मैं कुछ ऐसा लूँ कि फट सर दर्द चला जाए। द थिंग इज़ वी ऑल्सो लैक पेशेंस, दैट इज़ ट्रू। Even if I prescribe a remedy that's right, humans or people like us want cure yesterday. हमें चाहिए ऐसे ठीक हो चीज़ें, बट हम भूल जाते हैं डिजीज़ ऐसे तो नहीं आती। डिजीज़ को 3-4 दिन लगते हैं ना, पहले गला खराब होता है, फिर जुकाम होता है, फिर खांसी होती है, फिर फीवर आता है ना। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन में सब हो जाता है, ओ हो सत्यानाश। नहीं ना। तो जिस तरीके से नेचर ने डिजीज़ का कॉजेशन पीरियड बनाया है, उसी तरीके से डिजीज़ का क्योर भी तो हो सकता है ना। And what do we do? I'm not against taking any emergency medicine or taking a medicine for emergency causes. But I am against the fact that if that can be treated with homeopathy, then why are we not taking homeopathy? You know, why are we just saying homeopathy is for chronic illnesses only? I give homeopathy for fevers also. So for normal day-to-day fevers in children, we do give it. For fever की medicines भी वो पतली होती है, छोटी-छोटी। So जो छोटी-छोटी medicines आप बात कर रहे हो ना, these are actually globules. हम इसको मेडिकली या मेडिकल टर्म में ग्लोब्यूल्स बोलते हैं। अभी जो ग्लोब्यूल्स होती हैं, जो आप मीठी बोलते हो, इसका भी एक रीज़न है। जो हमारे फाउंडर है, उन्होंने बोला कि कड़वी मेडिसिन देके क्या हम लोग ठीक कर रहे हैं और हम उसको और कष्ट दे रहे हैं देके ये मेडिसिन। तो इसको एक ऐसे फॉर्म में बनाओ वेयर इट इज इजी टू एडमिनिस्टर, इजी टू टेक। सो इफ यू कैन टेल कि क्या इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इसमें एग्जैक्टली जो ये मीठी टेस्ट करती है। और सो देयर इज शुगर इन इट, दिस इज मेड आउट ऑफ शुगर। So this simple remedy, globules that you take is made out of sugar. But this is sugar जो हम डायबिटिक्स में भी कभी दे देते हैं, बिकॉज ये 1 चम्मच शुगर के बराबर भी नहीं है। अगर आप एक गोली को पीसो ऐसे, तो वो 1 चम्मच के बराबर भी नहीं है। अगर आप उसको खा रहे हो 3-4 दिन में वो गोलियाँ खा रहे हो, तभी भी वो 1 चम्मच चीनी के बराबर नहीं होंगे जो आप अपनी चाय में ले लेते हो। सो यू नो देयर सर्टेन केसेस, अरे चीनी है, चीनी तो अच्छी नहीं होती। नहीं, हम इतने टाइम से इसको मेडिकली यूज़ कर रहे हैं टू मेक इट ईजी फॉर पेशेंट्स टू टेक। एंड देन अब आपने बोला इतनी छोटी सी गोली, कैसे इसमें मेडिसिन है, इसमें तो कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। सो हाउ डू वी मेक इट इन आवर ओन क्लिनिक्स?
ग्लोब्यूल्स होती हैं छोटी छोटी, जिनके ऊपर ड्रॉप्स वाया मेडिसिन डाली जाती है। वो ड्रॉप्स जो होते हैं, दे कुड बी डिफरेंट मेडिसिन लाइक सिंकोना, डलकमारा, पल्सटीला। जो जब ग्लोब्यूल्स के ऊपर पड़ती हैं, वो ग्लोब्यूल्स एक्टिव हो जाती हैं, उनमें मेडिसिन चली जाती है एंड देन इट्स गिवन टू यू। सो द मीडियम इज ग्लोब्यूल्स, बट एक्चुअल में अगर डर भी लगता है यार ग्लोब्यूल्स ले रहे हो, शुगर है, इट्स नॉट गुड, रियली वी गिव इतना सा ग्लोब्यूल्स टू यू। 2 ग्लोब्यूल्स लेते होगे जब बचपन में लेते थे, एंड वी गिव इतना सा ग्लोब्यूल्स टू यू, इट्स नॉट इवन अ चम्मच भर। इनफैक्ट हम तो चीनी कैसे ले लेते हैं, ऐसी चम्मच में चाय 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 यू नो, दो डाल दे, 2 चम्मच। 2 चम्मच डाल दो, कॉफी में डाल दो, घोल लो, यू नो, सो इट्स देयर। यार बेकार में हम लोग बचपन में इतनी कड़वी कड़वी गोलियां खाया करते थे जब फीवर हुआ करता था, तो अगर ये अवेयरनेस पहले ही होती इतना। वैसे ये बात तो है कि मार्केटिंग में ना थोड़ा पीछे रह गया ये, क्योंकि एलोपैथी वाले काफी ज्यादा अच्छे से अपने आप को मार्केट करके और थोड़ा माइंडसेट कि लोगों में ऐसा डाल दिया है कि ये मतलब सिर्फ यही देखते लोग, ये वाला एस्पेक्ट तो देखते ही नहीं। तो इसमें काफी आगे आना पड़ेगा होम्योपैथी वाला। डोंट यू थिंक पीयूष, जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं, कोई भी साइंस डॉक्टर्स द्वारा चलती है, डॉक्टर्स द्वारा चलती है। इंडिया में कितने डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी के? गेस कर लो। मैं वही कहने गेस वाला ही कर लो, गेस कर लो। मैं नोएडा में जहाँ रहते हैं, मेरे को नहीं पता कितने होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, क्या है, मेरे को जाना कहाँ है, किसके पास जाऊँ? एग्जैक्टली। कितने हैं, गेस तो करो। कुछ हजार, प्रॉब्ली हाँ सम थाउजेंड्स पूरे इंडिया में? इंडिया में सोचो कितने होंगे? 10-15 हजार, क्या 20 गेस करें हजार। बताओ, पता नहीं, नो 3 आइडिया। से 4 लाख क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं पूरे इंडिया में। हाउएवर 3 से 4 लाख भी बहुत कम फिगर है, क्योंकि इससे 10 टाइम्स मोर एलोपैथी डॉक्टर्स की फिगर्स हैं। अगर आप नोटिस करो तो कोई भी साइंस डॉक्टर द्वारा चलेगी। अगर मेरे डॉक्टर्स ही क्वालिफाइड नहीं होंगे और प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ऐसे अनेक डॉक्टर्स हैं जो क्वालिफाइड है पर प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, ऐसे अनेक डॉक्टर्स हैं जो क्वैक्स हैं पर उनकी प्रैक्टिस इतने सालों से चल रही है, उनके 200 पेशेंट बाहर खड़े होते हैं लाइन में। So I personally feel with homeopathy, the lack is that we don't have doctors at the moment who are pioneering, championing, and I want to make sure if you're listening to this podcast and you're entering a medical field, choose homeopathy. Try and learn about homeopathy before you choose any medical field and then enter. We have so many MBBS doctors and such stunning doctors who at the age of 60 have converted into homeopathy. So allopathy doctors MBBS करी पूरी life में, and now they give homeopathy. You know, my father was admitted in a very renowned hospital during COVID, and he was admitted in the hospital. And being a homeopath himself, Dr. Bakshi would not take any medicine. So antibiotics bhi main nahi le raha, ye do main nahi le raha. And he said, he came, and the doctor came and he said, you just need to break my fever. That's it. Break my fever, give me whatever you want. Antiviral, antibiotic, break it, and then it's me. You know what he did? On the 5th day of COVID, he had a full pantry of homeopathy medicines on his bedside, जो वो डॉक्टर को बता रहे हैं, देख मैं ये ले रहा हूँ, देख मैं अपनी मेडिसिन लेके ठीक हो रहा हूँ, तूने फीवर तोड़ा ना, देख अब मैं अपनी मेडिसिन भी ले रहा हूँ, उससे ठीक हो रहा हूँ। That's the kind of confidence as homeopaths we need. कि मैं कोविड में भी अपनी मेडिसिन लेके चल रही हूँ, अब मेरा बच्चा बीमार हो रहा है, मैं उसको भी होम्योपैथी दे रही हूँ। ये कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा ना डॉक्टर्स में या नॉर्मल ऑडियंस में, होम्योपैथी नहीं बढ़ पाएगा। पता ये भी होता है इंडियन ऑडियंस में कि यार जो चीज़ चीप होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होगी, यार ये मैं क्यों ही लूँ। मतलब हम भी देखते हैं कि यार ये दवाइयाँ थोड़ी सस्ती होती हैं एज कम्पेयर टू द अदर वंस, तो फिर इंडियन सोचता है कि नहीं यार ये तो सस्ता भी है, इससे कुछ काम चलेगा नहीं, मैं ये कर लेता हूँ। वेरी गुड Why is it like that? कुछ नहीं दीपक, पहले तो मैं बता देती हूँ, ये एक नोट है, हमें अब सबको महंगी मेडिसिन बेचनी चाहिए। दीपक जी ने हम सबकी आंखें खोल दी हैं। इंडिया आंखें खोलिए और महंगी मेडिसिन लीजिए, जो होम्योपैथी में अब महंगी ही मिलेंगी। पर ठीक है, महंगी हो ना हो, पर हम पैकेजिंग का कुछ कर सकते हैं कि वो जो डब्बियां हैं वो थोड़ी देखने में लगता है, तो पैकेजिंग भी थोड़ी अच्छी हो जाए तो लोगों में थोड़ा हो जाएगा कि ठीक है भाई ये इससे कुछ, क्योंकि माइंडसेट को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना लोगों का ओवरऑल। मेरे को एक बात बताओ कि हमने सुना है होम्योपैथी में कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो और आयुर्वेदिक में भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? होम्योपैथिक में क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं जिसके साइड इफेक्ट्स नहीं है? आपको किसने बोला आयुर्वेदा में नहीं है साइड? मैंने सुना है ऐसा, अच्छा, सुनी सुनाई बातें, हम as खुद a medical पढ़े तो नहीं। professional, I will say this first and for all, it's not Ayurveda, allopathy, homeopathy in side effects. Even if you take anything in excess quantity, it will cause a side effect. Side effect क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो unwanted effect है वो आ रहा है। आप कोई भी चीज़ एक्सेस में ले लोगे, साइड इफेक्ट आएगा।
अब टर्मरिक भी ले लेते, हमने कितना लिया था कोविड में, टर्मरिक गोल गोल के काढ़े बनाए थे ना, क्या साइड इफेक्ट हुआ था याद है हम सबकी. सो व्हाट हैपेंड इज सर्टेन पीपल वर डायग्नोज्ड विद लिवर कंडीशंस बिकॉज दे वर टेकिंग सच स्ट्रॉन्ग हर्बल मिक्सचर. इन्फ्लेमेशन भी बढ़ गई थी उससे. एग्जैक्टली. सो पीपल ऑल्सो ओवर मेडिकेटेड देमसेल्व्स. सो एनीथिंग इन एक्सेस इज अ साइड इफेक्ट. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी, एनीथिंग इन एक्सेस. अब मैं होम्योपैथी मेडिसिन अगर 3 साल के लिए दे रही हूँ, 4 साल के लिए दे रही हूँ, इट्स रॉन्ग एज अ प्रैक्टिशनर. आई हैव टू मॉनिटर व्हाट माय पेशेंट इज लाइक आफ्टर 2 वीक्स. होम्योपैथी में एक लॉ है, लॉ ऑफ मिनिमम, जो साइड इफेक्ट मेरे हिसाब से रोकता है और कम करता है. इसका मतलब ये होता है आपको सिर्फ 2 ही मीठी गोलियाँ खानी है, 2 से 3 ही खानी है जो आपको दी जाती हैं. ये साइड इफेक्ट प्रिवेंट करता है. एंड बिकॉज होम्योपैथी मेडिसिन का सोर्स कोई स्टीरॉयड, केमिकल या ऐसा कोई फॉरेन पार्टिकल नहीं है जो एक्सेस डैमेज कॉज करे, दैट्स व्हाई इट हैज़ नो साइड इफेक्ट्स. सो बनती किससे हैं? हाउ आर होम्योपैथी मेडिसिन मेड? दे आर मेड फ्रॉम एवरीथिंग. They are made from plant sources, animal sources, mineral kingdom. यहाँ तक nosodes and sarcodes, मतलब इस यहाँ तक कि अगर आप सोचोगे ना, हमारे पास मेडिसिन है कॉल्ड एक्सरे 30. अब ये कैसे बन गई एक्सरे 30? एक्सरे 30 एक्स रेस से बनती है. कैन यू बिलीव इट? हमारे पास मतलब ऐसी मेडिसिन हैं जो रेस से भी बनती है, मिनरल किंगडम में मिनरल से भी बनती है. एंड विच इज़ वाई द साइंस इज़ वेरी बिग और हमारे सोर्स मटीरियल्स आर वेरी वेरी बिग. एंड अब जब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की, होम्योपैथी में कभी भी कोई भी सोर्स जब हम मेडिसिन डालते हैं, मैंने आपको बोला ना ग्लोब्यूल से हमने मेडिसिन डाली, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही जाएगा. एंड बिकॉज मैंने मिक्सचर लिया, प्लांट लिया कोई भी, ठीक है, प्लांट लिया, उसके अंदर मैंने डाला अपना सोर्स ENA डाला उसको स्टेबलाइज करने के लिए. अब मैं वो मिक्सचर आपको 1 ड्रॉप दे रही हूँ 1 ग्लोब्यूल में, आपके पास क्वांटिटी कितनी कम जा रही है टू कॉज अ साइड इफेक्ट? कितनी कम है. सो ये डिफरेंस है कि लॉ ऑफ मिनिमम है जो होम्योपैथी में प्रोटेक्ट कर रहा है. अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आप सच्ची सच्ची बताना, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड होम्योपैथी से नहीं होता, क्या आप एज ए स्टूडेंट होम्योपैथी पिक करते फिर भी? वेरी गुड क्वेश्चन. मजे आ गए शुभम. किसी ने कभी नहीं पूछा है क्वेश्चन. क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि डॉक्टर्स बने हैं, स्कूल के फ्रेंड्स जो एम्स वगैरह से पढ़े हैं, वो सीधा सीधा बताते हैं कि यार अल्टीमेटली हम भी पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पैसे कमाने हैं, और एलोपैथी में ज़्यादा पैसा है, ज़्यादा कमर्शियल मार्केट है, मनी मार्केट है. और तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाई डिड यू पिक होम्योपैथी, और क्यों यूथ को भी पिक करनी चाहिए? क्या इसमें पैसा है? अगर मैं नहीं होती एक होम्योपैथी फैमिली से, या अगर मैं नहीं ग्रो अप होती होम्योपैथी इम्पैक्ट से जो मैंने अपने घर में देखे हैं, तो मुझे होम्योपैथी की नॉलेज ज़ीरो होती. तो करियर तो बहुत दूर की बात है, मुझे पता नहीं होता होम्योपैथी है क्या. सो फॉर अस to be aware is a primary thing first, right? And because I grew up in a household where I saw results, हम टेबल पे डिस्कशन कर रहे होते थे रात को, अच्छा ये मेडिसिन ऐसे ऐड करिए, as 7-10 year olds, you know, so we were constantly interacting about medical stuff. We never backed off from it. Something or the other was always there in terms of giving the right medicine or what actual cure there is. So it was always there. You know, it was never like हमने कभी टेबल पे मेडिकल डिस्कशन नहीं करी हो, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है. यू नो, सो वी ग्रू अप अराउंड दैट. एंड उससे क्या होता है, आपको एक भरोसा मिल जाता है. और जब भी आपको किसी चीज़ में भरोसा है ना, आप बहुत आगे जा सकते हो, किसी भी चीज़ में बहुत आगे जा सकते हो. अच्छा, आजकल का जो यूथ है ना, वो काफ़ी सोशल मीडिया पे लगा रहता है, रील्स देखता रहता है, और इतनी सारी चीज़ें हैं ना ग्रैस्प करने के लिए सोशल मीडिया पे, तो आदमी में ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, मेंटल इश्यूज होने लग जाते हैं. तो होम्योपैथी के थ्रू आप क्योर कर सकते हो. इज इट हेल्पफुल इन दिस ऑल्सो? जब हम मेंटल हेल्थ की बात करें और जब हम स्ट्रेस की बात करें, एवरीबडी इज गोइंग थ्रू स्ट्रेस, एवरीबडी इन आवर एज एंड टाइम, एंड द रीज़न इज दैट वी ऑल वांट अ लॉट मोर देन आवर ग्रैंड पेरेंट्स डिड. हम डिज़ायर्स हमारी बहुत हैं, ये ट्रू है. सो दिस इज़ ट्रू. स्ट्रेस तो एवरीबडी इज़ फेसिंग. विद होम्योपैथी डेफिनेटली. सो होम्योपैथी में मेंटल सिम्टम्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिनकी वजह से होम्योपैथी का पूरा प्रिस्क्रिप्शन बनता है. इनफैक्ट होम्योपैथी में डॉक्टर बख्शी की फ्लावर रेमेडीज़ हैं जो सिर्फ फूलों से बनी हैं. और उसके फाउंडर ने क्या किया, वो गया फूलों के बीच में, उसने देखा कि फूल जो हैं वो इतने अच्छा स्मेल कर रहे हैं कि मेरा स्ट्रेस कम हो गया. इसके वजह से ये रेमेडीज़ बन गई जो एक्चुअल में मेंटल स्ट्रेस को कम करती है. मैं खुद लेती हूँ, माई एंटायर फैमिली टेक्स इट, वी ऑल टेक इट whenever we are stressed. Just yesterday my friend texts me, तान्या मैं से पानी की बॉटल में 5 बूंदे डाल लूँ, I have a very stressful day.
आई सेड इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी? आई सेड इफ समबडी कैन यूज़ इट इन दैट वे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी? यहाँ तक कि रेमेडीज़ हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, to have more confidence when you're going through a big change in life, you know, like changing your career. So एक रेमेडी है लार्ज, जो इसमें है डॉक्टर बख्शीस फ्लावर रेमेडी में। वो जो रेमेडी है बनती इसके लिए कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए, सेल्फ एस्टीम बेटर हो। मैंने भी ली थी, एक बड़ी मीटिंग थी, उससे पहले मैं भी लेकर आई थी। रिजल्ट्स दिखे? रिजल्ट्स या आज तो नहीं लेकर आया आप? नहीं, आज लग रहा है थोड़ा। ब्रेकअप से मूव ऑन करने की भी है कोई? हाँ है, सच्ची है। कोई ऐसी पर्टिकुलर हो? हाँ ट्रू, ऐसी कोई आई वुड से ब्रेकअप के बाद ना बहुत दुखी आ रहा हो जाता है इंसान, डिप्रेस हो जाता है, एंड दिस इज ट्रू, बहुत दुखी। उसके लिए ना एक रेमेडी है जिसमें 5 फ्लावर का मिक्स है, 5 फ्लावर रेमेडी, डॉक्टर बख्शीस फ्लावर रेमेडी, 5 फ्लावर रेमेडी है। बिल्कुल द पर्सन बिल्कुल बिकम शांत एंड देयर नो साइड इफेक्ट्स। बेस्ट पार्ट तो ये है कि कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, वरना एंटी डिप्रेसेंट्स के स्लीप के साइड इफेक्ट्स कितने हैं? सब कुछ इतना फ्लावर की खुशबू के अराउंड ही है, तो तुम परफ्यूम ही क्यों नहीं बना देते इस चीज का, और अलग बिजनेस होगा। वाओ, सो लेट मी डू वन थिंग, मैं बिजनेस आइडिया लेके आती हूँ आपके पास कि अब इसका परफ्यूम बनाते हैं, है ना? हम ये भी करते हैं। ये रिकॉर्डेड है, ये नेक्स्ट ईयर परफ्यूम आ रहा है, डॉक्टर बख्शी फ्लावर रेमेडी। इस फ्लावर का नाम क्या है वैसे? अगर इसमें 5 फ्लावर्स डलते हैं, एक नहीं 5 फ्लावर्स है, डिफरेंट फ्लावर्स हैं। जैसे एक हमने लार्ज बता दिया था, इसमें डिफरेंट फ्लावर्स डलते हैं जो एक फॉर्मुलेशन बनती है। इट्स नॉट वन पर्टिकुलर फ्लावर, आई कैन टेल यू, बट आई कैन टेल यू इस रेमेडी में कितने इसमें नहीं तो पूरी रेंज में 38 फ्लावर्स हैं। उसमें लार्च है, वॉलनट है, स्वीट चेस्टनट है, चिकोरी है, यू नो, सो ऑल दीज डिफरेंट फ्लावर्स दैट आर हेल्पिंग। बहुत है। खेती करते हैं भाई, कस्टमर मिल गया है, खरीद ही लेंगे हमसे। खेती भी करनी है, परफ्यूम भी बनाना है। हम बिजनेस कंसल्टेंट भी हैं, आपको बताते रहेंगे। अच्छा मुझे एक चीज़ बताओ, स्ट्रेस की बात चल रही थी, तो स्ट्रेस से जुड़ी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हम बॉयज़ तो फेस करते हैं, आई एम श्योर गर्ल्स भी, मेरी मॉम भी बहुत फेस करती हैं, और मैं जितने लोगों को जानता हूँ सब फेस करते हैं, हेयर फॉल। सबके साथ है और किसी को नहीं पता क्यों है, पर बहुत बाल झड़ते हैं। तो इसका क्या सीन है? होम्योपैथी में क्या रेमेडीज़ हैं? क्योंकि किसी डॉक्टर के पास जाओ, वो या तो आपको वाइटामिन्स दे देंगे या फिर महीने भर के कोर्सेज चलेंगे, टैबलेट्स चलेंगी। वो सबसे बड़ी बात कि महंगे बहुत ज़्यादा होते हैं हेयर डॉक्टर्स आजकल। ट्रीटमेंट्स इतनी महंगे, कोई ट्रांसप्लांट कराने को बोल देगा, कोई तुरंत ये बोल देगा, तो आप मुझे बताओ। और ट्रांसप्लांट का तो थोड़ा वो भी है, अगर उस तरफ से जाओ तो थोड़ा इंजेक्शन वगैरह लगाते हो तो थोड़ा डर लगता है कि भाई इसके थ्रू जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्वेल हो जाता है। हमें थोड़ी स्टोरी पता है इस बारे में। हाँ, तो होम्योपैथी में कैसा होता है वो आप हमें थोड़ा बताओ। हेयर ट्रीटमेंट का क्या सीन है? तो सीन ये है दैट वैक्सीन्स का हेयर रिवाइवर मिस्ट है जो रियली इफेक्टिव है फॉर पीपल अराउंड द ग्लोब। ये है, ये रियलिटी है। एंड हाउ इट इज़ मेड इज इट्स मेड वाया मदर टिंचर्स। अब मदर टिंचर्स क्या होती हैं? मदर टिंचर्स इन होम्योपैथी आर द मेन सोर्सेज जिनसे दवाइयाँ बनती हैं। एंड इसमें जबरंडी है, आर्निका है, सिंकोना है, रोज मैरिनस ऑफिसिनाल्स है, कैंथेरिस है। इन सब के मिश्रण से ये हेयर रिवाइवर मिस्ट बना गया है। अब ये हेयर रिवाइवर मिस्ट करता क्या है? मेडिकली क्या करता है? ये मिस्ट ही है ना, वो सीरम तो हमने भी लगाए हैं, है ना? करता क्या? ये क्वेश्चन आप सबके दिमाग में। नाउ द गुड पार्ट अबाउट दिस मिस्ट इज, एक तो ये होम्योपैथिकली मेड है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स, प्रॉब्लम्स, DHT का प्रॉब्लम कि कुछ ऐसा ले रहा हूँ जो हार्म ना करे इंटरनली, ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कहते हैं ना, ऐसा कोई लोचा ही नहीं है। सो यू कैन अप्लाई इट एंड आप टेंशन फ्री रह सकते हो कि यार ये हर्बल मेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। सेकेंड थिंग इज़, जब हम हेयर रिवाइवर मिस्ट की बात करते हैं, इसके रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, इसके रिजल्ट्स एक्चुअल में हैं, तो हमेशा हमें उसी प्रोडक्ट पे जाना चाहिए जिनके रिजल्ट्स एक्चुअल में हैं। तो ये तो फैक्ट है। तीसरी चीज़ जो ये हेयर रिवाइवर है, जब हम इसको लगाते भी हैं ना, कोई भी चीज़ लगाते हैं, वी आर ऑल स्कैर्ड, ऑयली हो जाएंगे यार, बाल कल ही तो धोए हैं, बाहर जाना है, लोगों से मिलना है, इसको करना है, यू नो ऑल दीज थिंग्स। ये ऑयली भी नहीं है, ये स्टिकी भी नहीं है, ये एक हाइड्रोसॉल फॉर्मुलेशन है, ऑलमोस्ट लाइक अ मिस्ट। तो आप लगाओ और आप भूल जाओ। एंड आई टेल यू द रिजल्ट्स दैट पीपल आर गेटिंग आर मार्वेलस। मैंने तो, आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने टेस्ट इसको तब किया जब इंडिया से लोगों ने, पूरे इंडिया से डॉक्टर्स ने अपने रिजल्ट्स भेजने शुरू करे। उफ, इन अ बॉल्ड हेड द वे दे गॉट रिजल्ट्स, एक्सीलेंट, इतने अच्छे रिजल्ट्स थे विद अ हर्बल फॉर्मुलेशन। ये पॉसिबल है।
15 दिन से 20 दिन में आपकी हेयर फॉल भी कम हो जाती है एंड देन यू सी हेयर ग्रोथ इन अबाउट अ मंथ टू 90 डेज, क्योंकि एक बाल को उगने में 1 इंच 90 डेज लगते हैं। तो ये रियलिटी है। एंड अब ये टेस्ट किया साइंस में कि साइंटिफिक वे में ये मिस्ट ने कैसे एक्ट किया, साइंस में से ये कैसे काम कर रहा है, इसने कैसे हेयर फॉल रोक दिया, क्या किया। जबरंडी आर्निका, कैंथेरिस सिंकोना एंड रोजमेरी में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ तक कि ये नेचुरल DHT ब्लॉकर भी है। अब कोई भी चीज़ जो एक नेचुरल DHT ब्लॉकर है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, वो सूजन भी हटाएगी और साथ ही साथ वो फॉलिकल को खोल देगी। जो फॉलिकल सिकुड़ गया है ना बिल्कुल इन्फ्लेमेशन से और बाल गिर रहा है, वो सिकुड़ेगा नहीं, वो बिल्कुल ऐसे ऐसे दबक नहीं जाएगा, वो फॉलिकल खुलेगा बिकॉज उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं और फिर बाल उगेगा। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग जब सॉइल अच्छी हो ना तो रूट भी तो अच्छी उगती है। सही बात है। And to nourish that soil, we put different things, manure in our organics, farming and stuff. जो भी बात भी करी थी farming की. But here when we talk about our scalp, the hair reviver mist एक बहुत ही अच्छा formulation है, आपके scalp को वो nutrition देता है जो अब हम नहीं लगाते हैं। How many times have you 3 put hair oil in your head in the last 15 days? तेल तो लगाते ही नहीं, बचपन से नहीं लगाया, बस मम्मी लगाती थी थोड़ा बहुत, खुद से कभी नहीं लगाया। मतलब 20 दिन में एक बार लगाता हूँ। So what is the nutrition that you're giving to your scalp? So this is where the hair reviver mist worked, because वो सारे herbs का formulation का ingredients, nutrients आपके scalp में भी जा रहा है, anti inflammatory भी है और तेल वाली feeling भी नहीं दे रहा। तो this is the revolution that we saw. अच्छा, और ये किसी भी स्टेज पे आप यूज़ कर सकते हैं जैसे, या फिर कुछ स्टेज होती है कि आप हाफ बॉल्ड होने चाहिए हो, या कभी भी कोई भी हेयर लॉस दिखा तो चालू कर दो, मतलब गिरने लगे तो चालू कर दो। दीपक, मैं अभी भी लगा के आई हूँ, मैंने सुई भी लगाया है, मेरे को हेयर लॉस माइनर भी हो रहा होता है ना, वो भी रुक जाता है, मेरा डैंड्रफ भी खत्म हो जाता है। मैं खुद व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एनी डॉक्टर टू ट्राई द प्रोडक्ट देमसेल्व्स बिफोर दे गिव इट आउट टू एनीबॉडी। इट्स इंपॉर्टेंट, सो आई प्रूव द मेडिसिन ऑन माई सेल्फ। सो आई मेड द फर्स्ट फॉर्मुलेशन, मैंने खुद अपने किचन में बनाई थी बैठ के। अच्छा। हाँ, तो बिकॉज आई ग्रू अप ना, मैं हर्ब्स के आसपास ग्रो अप हुई हूँ, तो मुझे पता है कि क्या फॉर्मुलेशंस थी। अब डिस्कशन चल रही थी तो मैंने ली सारी हर्ब्स, किचन में की बॉयल, एंड उसका मिक्सचर बन गया। फिर उसको स्प्रे बॉटल में कन्वर्ट किया एंड उसको लगाना शुरू कर दिया एंड रियलाइज इसमें तो रिजल्ट्स हैं। भागी गई डॉक्टर बख्शी के पास, इसमें तो रिजल्ट्स हैं, इसमें कुछ हो गया, मेरे बाल उग गए वहाँ पे इस एरिया में। ही सेड यू आर लाइंग। I said, as every father says to their children, ये सही नहीं है बेटा, ये रुक जाओ। तो then I said नहीं, अब तो प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। तो क्लिनिक गई, क्लिनिक एज ए डॉक्टर आई वाज देयर, सब पेशेंट्स को दिया, सबके बाल आ गए। I said this is a revolution that herbs can cause hair growth. We don't need to rely on chemicals all the time. तो बेसिकली पीपल ज़्यादा अवेयर नहीं है, क्योंकि अगर हम देखते हैं लोग कम्प्लीटली गंजे हैं यहाँ से, और हेयर ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि वो यहाँ से बाल निकालते हैं फिर यहाँ पे ऐसा कुछ करते हैं, है ना। तो लोग कर ये यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, मतलब ये अगर इतना इफेक्टिव है, बिकॉज वी हैव फ्रेंड्स, तो मतलब वही मार्केटिंग का इशू है ना, मतलब लोगों को पता ही नहीं पैसा लगता है, है, 2.5 लाख लग जाता है उसमें, स्टिल वो लोग वही प्रेफर कर रहे हैं। महीने के 40,000 यूजर्स हैं इसके इंडिया में, वो बहुत कम है मार्जिन, तो उसमें 40,000 में आप नहीं हो भी। सो मे बी आई एम ग्लैड हमें पता चला। सो एट द होल, एंड द थिंग इज इट्स नॉट फॉर पीपल हु आर बॉल्ड। ये वो चीज़ नहीं है कि आपको तब लगाना पड़े जब बाल बिल्कुल नहीं है। आप तभी भी लगा सकते हो जब बाल झड़ रहे हैं, या तभी भी लगा सकते हो अगर आपको प्रिवेंटेटिव में एक कॉज में लगाना है, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है। सही बात है। हम तो पानी को ब्लेम डाल देते हैं, पानी अच्छा नहीं है इसलिए बाल नोएडा का पानी बहुत खराब है, खा रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा भी होता है क्या? So I'll be honest, my family also, my partner lives in the UAE, okay? So UAE water is very hard water, if people know about it. It's very, very hard water. I don't know the figures, so I can't compare Noida water. So he uses the hair reviver mist every single day. यहाँ तक कि उसके रिजल्ट्स भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसका फुल स्कैल्प है, फुल बाल है यार, फुल है, सब ठीक है, हेयर फॉल भी कम है। कहते मैं रोज़ लगाता हूँ, ये ना हार्ड वाटर से ना जब हेयर लॉस होता है मेरा रुक गया। मैंने कहा ये क्या था, मेरे को तो पता ही नहीं था। अब मैंने कहा ये कैसे रुका, मैं इसमें भी साइंस के पीछे गई, मैंने कहा ये क्या था। एंड आई रियलाइज जब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं तो किसी भी चीज़ में रोकेगा ना, कुछ भी बालों पे लगाओ रोकेगा, काम करेगा। सो उस टाइम जब मेरे को पता लगा हार्ड वाटर में भी है, देन तो आई वाज लाइक नोएडा वाले भी यूज़ करो। तो फिर तो जनता को बताना पड़ेगा प्याज का रस कम यूज़ करो, ये लगाना चालू करो।
कौन प्याज के रस में बदबू, अंडे में बदबू, ये चीज़ें ना इकोनॉमिकल और लॉन्ग टर्म नहीं है। ये संडे के लिए, वो भी जब मम्मा पीछे पड़ जाती हैं, नॉट लॉन्ग टर्म। और आपने मुझे एक चीज़ बताई थी, आई थिंक आपने बोली थी कि डॉक्टर्स ना हमें बड़ी बड़ी मेडिसिन दे देते हैं हेयर लॉस के लिए, बट मैं आपको बता दूं और आपकी ऑडियंस को भी बता दूं, एज अ डॉक्टर ये बहुत जानना ज़रूरी है, हेयर लॉस सबसे बड़ा सिम्टम है किसी भी डिजीज़ का। पोस्ट कोविड में भी हेयर लॉस हुआ था, विटामिन डी डेफिशिएंसी में भी होता है, थायराइड में भी होता है, स्ट्रेस में भी होता है, विटामिन B12 डेफिशिएंसी में भी होता है, आयरन डेफिशिएंसी एंड हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी में भी हो सकता है। तो आप मुझे बताओ, हेयर लॉस तो सब चीज़ों में हो सकता है। आप एक फीवर से गुजरो और उसके फर्स्ट सिम्टम में आप देखोगे हेयर लॉस हो रहा है, क्यों? क्योंकि बॉडी को शॉक लगा, तो कुछ तो दिखाएगी ना बॉडी, सिम्टम कहीं ना कहीं तो होगा। तो हेयर लॉस इज द मोस्ट, और सबसे पहला असर बालों पे। हाँ, सो इसलिए आपको बोला जाता है जब डॉक्टर्स कोई भी मेडिसिन देते हैं ना, तो वो विटामिन डी, B12, हीमोग्लोबिन लेवल्स देख के मेडिसिन देते हैं। एटलीस्ट मैं सबको बोलूँगी पहले अपना विटामिन डी, विटामिन B12, आयरन लेवल्स ठीक रखो। इंडिया 60 to 70% वेजिटेरियन है। हमारे देश में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं, और ये रियलिटी है, बिकॉज हमारा कंट्री का फ्यूल, फॉसिल, इतने टाइम से कल्चर एक वेजिटेरियन बन गया है। अब वेजिटेरियन लोग मीट तो खाते नहीं हैं, डेयरी भी कम लेते हैं, राइट? अब पनीर के डेयरी के सोर्सेज हो गए मील्स में, दूध कम हो जाता है आजकल, घी कितना लगता है रोटी पे, कम, राइट? ये सोर्सेज B12 के हैं। मीट, डेयरी आर सोर्सेज जो B12 ज़्यादा या राइट मात्रा में अपनी बॉडी में बनाए रखेंगे। अब जब हम वो नहीं लेते वेजिटेरियंस, तो क्या होता है? हेयर लॉस होता है। हमारे यहाँ तो वेजिटेरियंस एग भी नहीं लेते, बाहर तो एग भी ले लेते हैं, अब वो भी एक B12 का सोर्स है। तो हमारी डाइट एज ए वेजिटेरियन डाइट एक बहुत ही लिमिटेड डाइट है, जिसकी वजह से विटामिन B12 डेफिशिएंसीज हो रही हैं। यहाँ तक कि हमारी सॉइल्स डिप्लीटेड हैं। अनफॉर्चुनेटली ओवर कमर्शलाइजेशन की वजह से हमारी सॉइल्स में वो मिनरल्स ही नहीं है जो पहले थे, यू नो, एंड जिसकी वजह से डेफिशिएंसीज हो रही हैं। तो विटामिन B12, डी मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है फॉर गुड हेयर ग्रोथ अगर करना है, और एक्सेसिव प्रोटीन। बट इसका मतलब ये नहीं है प्रोटीन पाउडर ले लेना। सच्ची, दिस इज़ द बिगेस्ट फैट दैट इज़ गोइंग ऑन। एक्सेसिव प्रोटीन से नेल्स एंड हेयर ग्रो होंगे, दिस इज़ अ कॉमन फैक्ट। एनी डॉक्टर, डाइटिशियन विल टेल यू दैट। ऑफ कोर्स, जब एक्सेसिव प्रोटीन है तभी तो बाल ग्रो होगा। बाल इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन ओनली ना, केराटिन इज़ अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन ओनली, वहीं से तो बनता है। अब अगर मेरी बॉडी में सही मात्रा का प्रोटीन नहीं है तो नहीं ग्रो होगा ना, इट्स अ फैक्ट। अब इसका मतलब ये नहीं है प्लीज़ प्रोटीन पाउडर्स पे मत जाना, ट्राई यूज़ द हेयर रिवाइवर में। सत्तू लो अपनी डाइट में। सत्तू अगर आप सबको पता है सत्तू के बारे में? आपको सत्तू के बारे में नहीं पता? सत्तू? कौन सत्तू? बाद में बताऊंगा। चना नहीं होता जो हम चना खाते हैं, अच्छा, ये उसको पीस के और अदर लेंटिल्स के साथ बनाया जाता है। अब ये होता क्या है, ये बिहार में लोकल स्टैंड्स में मिलता है। क्यों? क्योंकि ये कूलिंग इफेक्ट देता है बॉडी को समर्स में, और इट्स वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। बहुत अच्छा सोर्स है वेजिटेरियन प्रोटीन्स का। लेंटिल्स, नट्स, वेरी गुड सोर्सेज। बादाम, वॉलनट, जितना खा सकते हो खाओ। पनीर इज़ अ गुड सोर्स। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है, पनीर भी लोग ज़्यादा नहीं लेना चाहते क्योंकि पता है कि डेयरी कंटामिनेटेड है। तो अब यू नो ऑल दीज थिंग्स से मैं यही बोलूँगी, चूज़ द मोस्ट नेचुरल सोर्स जो आपके घर के पास है। जितना सब्जी मंडी जा सकते हो ना, खुद जाओ और खुद जाके सब्जियाँ लेकर आओ और खुद धो, तब समझ में आएगा केमिकल्स कितने। खुद जाके जब सब्जी मंडी से सब्जी लेकर आओगे ना, विच आई स्टार्ट में खुद करती हूँ, आई बी ऑनेस्ट विद यू, पता है कितना सीखने के लिए मिलता है। तो यस, कल मैं गई, मेरे को पता लगा यार कटहल कितनी अच्छी चीज़ है प्रोटीन के लिए, वी शुड हैव कटहल। कितनी कब खाया होगा लास्ट कटहल? खाते ही नहीं। थैंक यू। तो यू नो ऐसी चीज़ें हमें पता ही नहीं है। मटर में प्रोटीन होता है, आपको पता है? नहीं मटर पता तो। हाँ, मैं तो निकाल के रख देता हूँ साइड में। मैं तो मटर पनीर बहुत खाता हूँ। सो दैट, उसके साथ साथ चना, जो बड़ा वाला चना होता है, वाइट चना, तो वेरी गुड सोर्स। उसकी हमस बनती है, तभी तो मेडिटेरेनियन डाइट इतनी फेमस हो गई है, क्योंकि वो सबसे बैलेंस डाइट है। अच्छा, हमारे जो जिम का प्रोटीन वाला जो पाउडर होता है, उससे होता है हेयर लॉस? ये मिथ है, मतलब उससे काफ़ी लोग बोलते हैं कि उससे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस होता है। उससे इन्फ्लेमेशन होती है। प्रोटीन पाउडर से इन्फ्लेमेशन होती है, और कई लोगों में होती है। ये क्लिनिकली मैंने ऑब्जर्व करी अपने क्लिनिक में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। क्यों? प्रोटीन पाउडर्स
एक इंडस्ट्री के लिए बनाए गए हैं। जब हमें प्रोटीन गेन्स चाहिए, वी नीड मसल्स, तो ले लो प्रोटीन। कहाँ सोर्स डाइट में नहीं मिलेगा, या तो 8-8 अंडे खाओ, है ना, वो खा नहीं सकते हम। तो प्रोटीन पाउडर्स वे से बनते हैं। वे कहीं ना कहीं इनडाइजेस्टेबल होता है हमारी गट को, राइट? अब जब हमारी गट ही ठीक नहीं है, ब्लोटेड है, आपने प्रोटीन पाउडर लिया? हाँ लिया है। आपको सूट कर जाता है? गैसी ब्लोटिंगनेस होती है? कभी हो, मतलब हुआ है ये कि हुआ है हाँ। ना? तो दैट इज अ सिम्टम, वो एक सिम्टम है कि भैया मेरा गट ठीक से डाइजेस्ट नहीं कर रहा, पच नहीं रहा, ये वे है, ये डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने के लिए। अब जो चीज़ डिफिकल्ट है डाइजेस्ट करने के लिए, वो अपनी बॉडी से निकलेगी नहीं, निकलेगी, वो फंस जाएगी ना। अब वो जब फंस जाएगी, वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगी, चाहे वो स्कैल्प पे करे, वो कहीं पे भी कॉज करे इन्फ्लेमेशन, वो करेगी तो ज़रूर करेगी। होम्योपैथी में भी है प्रोटीन की सोर्स कोई? मतलब जो जिम जाते हैं जो साइड इफेक्ट ना करे। नहीं, होम्योपैथी में प्रोटीन का कोई सोर्स नहीं है, बिकॉज होम्योपैथी एक साइंस है जो बिलीव करती है दैट आप अपने न्यूट्रिशन लेवल सही रखो, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो मेडिसिन लो जो आपको धीरे धीरे क्योर दे दें, यू नो, एंड सही तरीके से क्योर दे दें, सही मात्रा में क्योर दे दें कि वो डिजीज़ वापस ना आए। ये होम्योपैथी। अच्छा, इसमें कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो डेली, अगर आपको कोई बीमारी भी नहीं है लेकिन आपका जो पूरा विटामिन वाली जो चीज़ है वो मेंटेन करके रखे, इसमें ऐसा कुछ है? किसमें? होम्योपैथी में कि आपके सारे बेसिकली जो मल्टीविटामिन्स मेडिसिन हम खाते हैं रेगुलरली, फिश ऑयल्स वगैरह हो गए, वो सब ना खा के कोई होम्योपैथी अगर से कोई लेना चाहता हो। वैक्सीन ग्रुप की एक वो आती है न्यूट्रास्यूटिकल, वो है हेयर एंड नेल टैब, यू नो। अब ये जो नेल एंड हेयर टैब जो भी है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे कैसे पता लग गया अच्छी चीज़ है? जब मैंने अपने पेशेंट्स को दी ना और मैंने खुद खाई, तो मुझे पता लगा इसमें सही मात्रा में बायोटिन, सही मात्रा में विटामिन सी, सही मात्रा में वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे को हेयर ग्रोथ दे सकती हैं, जो एक्सेसिव नहीं है। अब अगर आप फिश ऑयल एक्सेसिव खा लो, हैव यू सीन इट कॉजेज अ बर्पिंग सेंसेशन आफ्टरवर्ड्स। एक बर्पिंग सेंसेशन आ जाती है जो एक अजीब सी होती है, एंड स्पेशली वेजिटेरियंस तो खा ही नहीं सकते वो। एक फॉर्मुलेशन है नेल एंड हेयर टैब। अगर किसी को भी अपना न्यूट्रिशन बैलेंस करना है ना, और रोज़ ऐसी कोई गोली लेनी है कि सही मात्रा में न्यूट्रिएंट मिल जाए, आप वो लो, वो बहुत अच्छी है, बिकॉज वो सही मात्रा में है, एक्सेसिव नहीं है। डर नहीं लगता लेते हुए, वो ज़्यादा ले लूँगा तो और कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आ जाएगा। इट्स अ वेरी गुड न्यूट्रास्यूटिकल। अच्छा, मेन का तो हमने पूछ लिया आपसे, लेकिन वुमेन के भी इश्यूज होंगे थोड़े, तो वो भी आप बता पाओ कि उनका हेयर फॉल, उनकी क्या वजह रहती हैं कि जिससे होता है, और एक मेन जो पॉइंट हो जो उसका ख्याल रखो बेसिकली चीज़ों का। सो पीयूष जी, एक चीज़ है जो विमेन में बहुत कॉमन है, जिसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अब वो क्या चीज़ है? दैट्स पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर, राइट, जिसको हम PCOS भी बोल देते हैं कॉमन टर्म्स में, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब जब ये होता है, ये होता क्या है? विमेन में जो ओवरीज होती हैं, जब वो जब सडनली इमेच्योर सिस्ट बन जाए, इमेच्योर फॉलिकल्स बन जाए जो सही मात्रा में नहीं है, या सही जगह नहीं है, या मल्टीपल सिस्ट बन जाए, तो वो एक अबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है, राइट? अब जब इतने सारे सिस्ट बन जाए उस एक जगह जहाँ होने ही नहीं चाहिए, इसको हम ज़्यादा सिस्टिक डिजीज़ बोल देते हैं, राइट? अब ये होती क्यों है और ये किस में होती है? ये सिर्फ विमेन में होती है, और ये प्रॉब्ली 2020 से लेके अब तक का सबसे बड़ा एपिडेमिक मैं बोल सकती हूँ। पैंडेमिक तो नहीं, एपिडेमिक तो है। ये हर दूसरी वुमेन को है और ये कॉमन है। आप किससे भी पूछ लो, अरे PCOD है, PCOS घर में है, हाँ है, किसी ना किसी को है। ये क्यों होता है? ये जेनेटिक भी होता है, लाइफस्टाइल भी होता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, कभी कभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर भी हो जाता है, एक्सेसिव वेट गेन से भी विमेन में हो जाता है PCOD। दैट्स वाई हम बोलते हैं ना, वेट मेंटेन करो हेल्थ रीजंस की वजह से, राइट न्यूट्रिशन लो हेल्थ रीजंस की वजह से। अब PCOD PCOS में होता क्या है जो हेयर फॉल कॉज करता है? उसका सबसे बड़ा सिम्टम ही हेयर लॉस है, सबसे बड़ा सिम्टम। हेयर लॉस शुरू हो जाएगा, एंड साथ ही में फेशियल हेयर ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी, यू नो, मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, बहुत चीज़ें हैं। अब हेयर लॉस की जब हम बात करते हैं, एक है DHT, डिहाइड्रोजनेस टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्या है? ये एक बेसिकली एक हार्मोन है जो मेन में भी कॉमन है, फीमेल में भी है, बट मेन में कब आता है? जब ये ओल्ड एज में हो जाते हैं, 50s 60s। आपने देखा है 50s 60s में बाल झड़ते हैं, 20s में सबके बाल होते हैं, 30s में भी होते हैं। वो जो DHT होता है ना,
इट असेंबल्स ऑन द फॉलिकल्स, यहाँ पे हेड में असेंबल कर देता है आदमियों के, जिसका जो मेन रीज़न है हेयर फॉल का आदमियों में, DHT। अब क्या करते हैं हम हेयर रिवाइवर मिस्ट से, व्हाट वी सीन इज हेयर रिवाइवर मिस्ट से वो इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाती है और वो एक नेचुरल DHT ब्लॉकर भी है। वही चीज़ विमेन में कॉमन है PCOD में। PCOD में क्यों कॉमन है? क्योंकि जो मल्टीपल सिस्ट होते हैं उसमें से टेस्टोस्टेरोन भी तो निकल रहा है, डीहाइड्रोजनेज टेस्टोस्टेरोन, राइट? अब वो जब निकलेगा टेस्टोस्टेरोन तो सारे वो सिम्टम्स आ जाएंगे जो एक आदमी में कॉमन है। फेशियल हेयर ग्रोथ आ जाएगी, वेट गेन आ जाता है, हेयर लॉस आ जाता है। उसको रोकने के लिए भी मैंने देखा है हेयर रिवाइवर मिस्ट ने काम किया है, क्योंकि वो DHT ब्लॉकर है तो वो रोक देती है, एटलीस्ट कम कर देती है हेयर लॉस 15-20 दिन में, प्रोवाइडेड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो। सो वो एक बहुत इफेक्टिव चीज़ है। और जहाँ तक मानो किसी ना किसी को तो PCOD आज एवरी थर्ड वुमन हैज़ इट, एवरी थर्ड वुमन। एंड होम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट है? हाँ, होम्योपैथी में भी ट्रीटमेंट है। एंड PCOS का जब ट्रीटमेंट की बात करें, मैं सबको ये बोलूँगी, डॉक्टर के पास जाने से पहले आप खुद इवैल्यूएट करिए आपकी लाइफ कितनी हेल्दी है। Are you having the right weight? Are you in the right weight and do you have the right BMI? आपके पास BMI सही मात्रा में है, आपका वेट सही है, ये चीज़ें मैटर करती हैं। फिर आप डॉक्टर के पास आइए, फिर आपको पता भी लगेगा यार मैं क्या क्या चीज़ें गलत कर रहा हूँ या गलत कर रही हूँ लाइफ में। ट्रीटमेंट तो डेफिनेटली है। और कुछ टिप्स जो आप यूथ को देना चाहते हो, गर्ल्स को देना चाहते हो जो सिम्टम्स फेस कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता मैं अगली चीज़ क्या करूं, या फिर वो थोड़े से इनकरेज हो या इंक्लाइन हो टुवर्ड्स होम्योपैथी, ऐसा कुछ आप बताना चाहोगे? कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ आपके पेशेंट्स के एक्सपीरियंसेस PCOD के या किसी भी चीज़ के रेमेडी के? हाँ, अभी इसकी बात चल रही है तो PCOD PCOS के। आई थिंक सबके लिए, सब लड़कियों के लिए तो मैं यही बोलूँगी, अपना ख्याल रखो। हम जब बड़े होते हैं, मैं 3 लड़कों के बीच में बैठ के बात बोल रही हूँ, हम जब बड़े होते हैं ना, हमें सिखाया जाता है दूसरों का ख्याल रखो, एज अ वुमन, एज अ गर्ल। तो पहले अपना ख्याल रखो, फिर दूसरों का रखना। यू नो, एयरप्लेन, हवाई जहाज़ में जाते हो तो पहले बोलते हैं ना अपना मास्क लगाओ, फिर दूसरों का रखना। तो ये मिथ जो घरों में सिखाई जाती है ना, पहले सबका ख्याल रख लो, सबका, हस्बैंड का भी, बच्चे का भी, फादर का भी, मदर का भी, सबका, मदर इन लॉ, सबका रख लो। ये प्लीज़ ब्रेक करो, पहले अपना ख्याल रखो, फिर दूसरों का रखना। सही बात है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि विमेन ठीक रहेंगी तो ही मैन ठीक रह सकते हैं। हमारी तो लाइफ साइकिल ही डिपेंडेड होती है विमेन पे, और वो एक बहुत मेजर पार्ट है पूरी साइकिल का, और उनकी हेल्थ बहुत ज़रूरी है। आपको एक कूल चीज़ बताऊँ इस बारे में, एक बड़ी कूल चीज़ है। My grandmother was carrying me in her womb and she did not even know. Same with your mother, your grandmother and yours. How? इसका मैं हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देती हूँ। हमारी ग्रैंड मदर, हम सब की ग्रैंड मदर्स हम सबको कैरी कर रही थी उनके वूम में। कैसे? ऐसे कि जब वो ग्रैंड मदर हमारे मदर्स को या फादर्स को वूम में रख रही थी, उन सब में एज अ वुमन, जब मेरी ग्रैंड मदर थी, जब मेरी मदर उनके वूम में थी, मेरी मदर के अंदर भी वो ओवरीज एक्टिव थी जिनने मुझे आज जन्मा है, राइट? तो मेरा जो हाफ क्रोमोसोम्स फीमेल से जो आया है, जो मेरी मदर से आया है, जो मेरा DNA आया है, वो उस टाइम भी एक्टिव था जब मेरी ग्रैंड मदर थी, राइट? जब मेरी ग्रैंड मदर प्रेग्नेंट थी मेरी मदर के साथ। सो आप सोचो, एक जनरेशन या एक हमारी ग्रैंड मदर कितनी जनरेशन्स को इम्पैक्ट कर सकती है। आपकी ग्रैंड मदर के टाइम पे जो स्ट्रेस हुआ है ना, वो आपको तक इम्पैक्ट कर सकता है। ऐसे सोचो, वी हैव नॉट गॉन इनटू द इंटीग्रिटीज ऑफ मेडिकल साइंस। हम घुसे ही नहीं है कि द वे हमारी मदर्स एंड ग्रैंड मदर्स को उस टाइम स्ट्रेस होता था, क्या होता था और उसका इम्पैक्ट क्या है, ये हमें पता ही नहीं है। बट ये रियलिटी आप सोचो कि आप उस टाइम थे, यू नो, यू वर देयर, यू वर अ पार्ट ऑफ योर ग्रैंड मदर्स जर्नी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। सही बात है। एंड आपने बोला ना विमेन खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे, वुमन खुश रहना चाहिए एंड ऑल ऑफ दैट। इसमें ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इन प्रेगनेंसी भी पोस्टपार्टम हेयर लॉस जो हम बात करते हैं, प्रेगनेंसी में खुश रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही एनर्जी आप बच्चे को देते हो, राइट? एंड वही एनर्जी बच्चे को देते हो तो अब तो 3 जनरेशन सफ़र होंगे अगर ना कुछ बच्चा होएगा, है ना? तो एक ये चीज़ थी। और पोस्टपार्टम हेयर लॉस के लिए मैं बोलना चाहूँगी, पोस्टपार्टम हेयर लॉस इतना कॉमन है, इतना कॉमन है। डू यू नो अबाउट इट? आप लोग को पता है? सुना है, मतलब पता तो नहीं है, मतलब सुना है और देखा है मूवीज़ में और रेफरेंसेस में।
कि हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होता है प्रेगनेंसी के बाद और उसके टाइम, तो हाँ प्रॉब्लम्स तो बहुत आती है, एक फीमेल की बॉडी पूरी चेंज हो जाती है। एंड पोस्टपार्टम हेयर लॉस या प्रेगनेंसी के बाद हेयर लॉस का मतलब ही यही है कि जब हमारी प्रेगनेंसी या डिलीवरी के बाद बच्चा जब बोलने लगता है, पहले ज़माने में बोलते थे जब बच्चा बोलने लगेगा ना तुम्हारे बाल गिरेंगे। उसका लॉजिक ये है कि हार्मोनल पैनल की वजह से जब हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं पोस्ट डिलीवरी, तब आपके हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ साइकिल में इम्पैक्ट आता है। तब का जो हेयर लॉस होता है ना वो हिला देता है। वो ऐसा हेयर लॉस होता है कि विमेन आर स्कैर्ड कि हम क्या करें। मैं आपको बता नहीं सकती, दैट कुड बी वन ऑफ द मोस्ट स्कैरियस्ट स्टेजेस ऑफ अ वुमेन्स लाइफ। वेट उनका बढ़ता है, डिलीवरी उनने करी है, बच्चे को वो उनने संभालना है, बच्चे की कांस्टेंट डेयरी मिल्क वो बनी हुई है, राइट। अब आप मुझे बताओ उस टाइम जब पोस्टपार्टम हेयर लॉस हो और आप गंजे हो रहे हो एज अ वुमन, आपके ऊपर क्या बीत रही होगी? स्ट्रेस ही स्ट्रेस है और ज़्यादा। इमेजिन ही नहीं कर सकते। आप बस इस 2 मिनट के लिए सोचो तो उस टाइम के लिए भी हेयर रिवाइवर मिस्ट एक्ट। उस टाइम ना आप प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के बाद कुछ केमिकली लगा भी नहीं सकते क्योंकि आप ब्रेस्ट फीड कर रहे होते हो, तो आपको वही मिल्क आप बच्चे को दे रहे हो। आप एंटीबायोटिक्स नहीं खा सकते, आपको पता है प्रेगनेंसी के टाइम पे कितने भी बीमार पड़ जाओ नहीं खा सकते आप। अपनी ये मेडिसिन, सर्टन मेडिसिन ही होती हैं जो आप एलोपैथी में खा सकते हो ड्यूरिंग अ प्रेगनेंसी, आप नहीं खा सकते उसके बाद। तो आप मुझे बताओ समबडी हु इज सफरिंग, जो बहुत सफ़र कर रही है इन प्रेगनेंसी, वो जब मेडिसिन ही ना खा पाए फीवर की तो क्या फ़ायदा, कितना स्ट्रेस। ये है कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है काफ़ी। एंड पोस्टपार्टम हेयर लॉस या प्रेगनेंसी के बाद हेयर लॉस जो होता है वो हेयर रिवाइवर मिस से कंट्रोल हो जाता है क्योंकि हर्बल इंग्रेडिएंट्स हैं, हार्म नहीं करेंगे, बच्चे को हार्म नहीं करेंगे, स्पेशली जब वो बच्चा फीड ले रहा है उसके अंदर नहीं जाएंगे। एक और स्टडी हुई थी, एक और बता देती हूँ, रेवलेशन, एज द यूथ यू शुड नो इट। एक ना प्लेसेंटा स्टडी किया गया, अम्बिलिकल कॉर्ड प्लेसेंटा स्टडी किया गया जो माँ और बच्चे को जोड़ता है, ये वो होता है, ये वो चीज़ होती है। जब उसका स्टडी किया गया तो ये बताया गया कि ऑलरेडी जब बच्चा वूम में होता है, माँ के पेट के अंदर होता है, तो इतने टॉक्सिन्स ले चुका होता है कि बाहर का एक्सपोजर तो उसके सामने बहुत कम होता है। अब ये कैसे पता लगा? जब टेस्ट किया कि वो माँ के थ्रू क्या क्या टॉक्सिन्स जा रहे हैं, तब पता लगा। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोडक्ट्स यूज़ करो ध्यान से करो, हर्बल प्रोडक्ट्स यूज़ करो, चूज़ थिंग्स दैट हैव नो साइड इफ़ेक्ट्स, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो, यू नो। इसलिए जब हेयर रिवाइवर मिस्ट बना और जब लोगों ने यूज़ किया पोस्टपार्टम हेयर लॉस में, उसके रिजल्ट्स भी अच्छे थे बिकॉज हर्बल था, कंटेमिनेशन नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चों को प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये था। Awesome. ये प्रोडक्ट तो हमें आप दे ही दो, ये एक है ना, ऐसे ही कर लेंगे, बाद में काम आ जाएगा, अभी काम आ जाएगा। वो कह रहे हैं बीवी के बाद में आ जाए, ये अभी आ जाए, वो ऑलरेडी प्लानिंग है। बट यार कितना कुछ पता चला आज हमें तो ये सब चीज़ें पता ही नहीं थी। एंड आई एम श्योर जो काफ़ी जनता को भी नहीं पता होगी ये चीज़ें, उनको इस चीज़ के बाद बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू मेक बेटर डिसीजंस। और आई एम श्योर आप लोगों को बहुत वैल्यू मिली होगी इस एपिसोड से। आपके कुछ फाइनल वर्ड्स? फाइनल नहीं, एक और चीज़ है जो बोलनी है। आप लोगों ने एलोपेशिया के बारे में सुना है? एलोपेशिया, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस? नहीं, ये तो सुना है कि जो यहाँ से होते हैं एग्जैक्टली, मेल पैटर्न या बॉल्डनेस, मेल वाला। तो मेल पैटर्न बॉल्डनेस, फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस, एलोपेशिया, ये सारी साइंस हैं हेयर लॉस जहाँ कॉमन है। अब फीमेल्स में हेयर लॉस कैसे होता है? फीमेल पैटर्न हेयर लॉस जिसका नाम दे दिया, सेंटर पार्टीशन से हेयर लॉस शुरू होगा, डिफ्यूज्ड हेयर लॉस, दैट मीन्स यू लूज हेयर फ्रॉम हियर द टॉप सेंटर। इन मेन कैसे होता है? इट स्टार्ट हियर एज अ स्मॉल राउंड सर्कल, अंकल्स का देखा है, यहाँ पे पहले शुरू हो जाता है पीछे, एंड फिर वो बढ़ता है, फिर वो पूरी कैप ले लेता है और फिर यहाँ बाल बच जाते हैं थोड़े थोड़े। ये मेल पैटर्न होता है, फीमेल पैटर्न अलग होता है। एलोपेशिया होता है जब एक पैच उड़ जाए, सारे बाल उड़ जाए, जो एक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है, यहाँ अपने सेल्स खुद अपने आप को अटैक कर लेते हैं। इन सब का सिम्टम हेयर लॉस है। साथ ही में सिम्टम तो हेयर लॉस है ही है, अब क्योर भी बता दो। तो अगेन हमने हेयर रिवाइवर में इसमें भी ट्राई किया, हमने कहा आप भी लो, फीमेल पैटर्न में भी लो, मेल पैटर्न में भी लो, आप कॉमन हेयर लॉस में भी लो कि यार सीजनल हेयर फॉल है उसमें भी यूज़ हो गया। सब में काम कर रहा है। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि एक चीज़ सब में काम करे? मेरा ये क्वेश्चन था साइंस को जब मैंने इसको एक्चुअल में साइंटिफिकली स्टडी किया। और आपका एक और क्वेश्चन था, आपने मुझे ये पूछा था कि आपने होम्योपैथी आप लेते अगर आप इस इंडस्ट्री से नहीं होते? मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता होम्योपैथी लेना
पर डेफिनेटली अगर मैं इस इंडस्ट्री में नहीं होती तो मैं एक ऐसे ही पॉडकास्ट में डेफिनेटली हेल्थ को ही इम्पोर्टेंस दे रही होती, मैं हेल्थ के बारे में ही बात कर रही होती, बिकॉज हेल्थ एक बहुत ही यूनिवर्सल टॉपिक है। कोई प्रोटीन पाउडर को हेल्थ हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, कोई ये पूछता है फीमेल पैटर्न हेयर लॉस क्या है, कोई ये पूछता है प्रेगनेंसी के टाइम क्या करना है, तो आई फील लाइक मैं वो करती ज़रूर। ऑसम। तो अब ये भी बता दो, ये प्रोडक्ट कहाँ मिल सकता है? क्या ये वेबसाइट पे आपकी या किसी भी स्टोर से हम ले सकते हैं? कहाँ से ले सकते हैं? कहाँ मिल सकता है? ऐसे डिजिटल इंडिया है, सब ऑनलाइन है। आप अमेज़ॉन पे जाओ, हेयर रिवाइवर मिस्ट लिखो, वहाँ पे भी मिल जाएगा। एंड अगर आप वेबसाइट से लेना चाहते हो तो www.buybackson.com पे भी मिल जाएगा। एंड कोशिश करिए कि आप वहाँ पे अगर लिंक डालेंगे तो सबको हेल्प भी होगी। हाँ, वो इतनी मेहनत हम आपकी बचाएंगे कि हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे और आप वहाँ से जाकर पूरे रिव्यूज़ वगैरह पढ़कर उस प्रोडक्ट को ट्राई कर सकते अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे रिव्यूज़। नहीं यार, पढ़ो। पर हाँ ये कि ओवरऑल हेल्थ का ख्याल रखो भाई, हेल्थ का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खाना बढ़िया खाओ, किसी चीज की डेफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। दबा के दूध लस्सी घी वी खाओ यार, बढ़िया। फूड सोर्सेज ऑफ B12, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो चलो खत्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। मज़ा आया है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना अपने हिसाब से। हमारी प्यारी आपका जनता। यूट्यूब चैनल भी है? हाँ जी, हमारा यूट्यूब चैनल भी है जो अब इस बायो में और इस लिंक में यहाँ गोल बटन आ रहा होगा उसका, उसको दबा दो और सब्सक्राइब कर दो। और आपका इंस्टाग्राम भी हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। हाँ। जाओ फॉलो करो और हाँ इंस्टा जरूर वो तो मैंडेटरी है, मैंडेटरी। IG। चलो मिलेंगे आपसे। बाय बाय, सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय, सी यू।